कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हुआ है, पढ़े होंगे, देखे होंगे क्या पढ़ाई हुआ। आज नया चैप्टर लेके आई हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कुछ मालूम है? क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? कुछ आइडिया? कुछ आइडिया है तो बताओ मेरे को भी। चलो मैं देती हूँ आइडिया, क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्शन तो कंप्लीट है, उसके बाद ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, आइए देखते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि कैसे हम फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, कैसे हम ये सब एस्पेक्ट्स में एकदम वेलबींग, एकदम अच्छे हैं, पूरे ऑल राउंड में पूरे अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, सोशली अच्छे हैं, इमोशनली अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छा चल रहा है हमारा। तो ये हो गया पूरे अच्छे से, पूरे हेल्दी हैं हम। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे कि क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, इंडिया वॉज अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे मेन प्रॉब्लम है कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो इंडिया उन पहले कंट्रीज में एक कंट्री था जहां पे फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया गया। कब? 1951 में। ठीक है, 1951 में। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। जनरल हेल्थ के लिए, एक नॉर्मली अच्छे हेल्थ के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी, हो गया ये। Improved programs covering wider reproduction related area are currently in under operation। देखो, ये सब प्रोग्राम अभी अंडर ऑपरेशन चल रहा है कि कैसे क्या किया जाए कि रिप्रोडक्शन, मतलब पॉपुलेशन कमे, कैसे रिप्रोड्यूस किया जाए कि पॉपुलेशन मेंटेन हो, एकदम बैलेंस हो के सब कुछ चले। एक ऐसा प्रोग्राम आया था RCH, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें ऐसे कुछ बताया गया कि कैसे रिप्रोडक्शन करे, कैसे पॉपुलेशन को रोके, ऐसा ऐसा प्रोग्राम चलाना शुरू हुआ। कब से? 1951 में तो फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद से ये सब प्रोग्राम्स आता रहा दिन पे दिन। ह्यूमन health and education of young people and marriage and childbearing during more mature stages of life are important attributes of reproductive health of a society। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए पहले तो हेल्थ और एजुकेशन यंग पीपल्स में, मैरिड पीपल्स में और चाइल्ड जिसके बच्चे हैं उनमें ज्यादातर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन लोगों में, इन्हीं लोगों में से ज्यादा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम आ रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन लोगों को मेनली ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो अभी थोड़े मेच्योर हो रहे हैं, जो कपल्स अभी न्यूली मैरिड है, जिसके बच्चे हो रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसमें। ओके, चलो, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वेलबींग रहे। ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ऑडियो विजुअल से थोड़े पहले टाइम में, जैसे 1951 का बात हुआ था, तो उस टाइम में रेडियोस था, अभी तो बहुत कम हो गया है। उस टाइम में रेडियोस था, तो रेडियो से ऐसा ऐसा प्रोग्राम फैलाते थे, लोगों को बताते थे रेडियो से। और क्या था? प्रिंट मीडिया, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स हो गया, ऐसे सबसे ये प्रोग्राम स्प्रेड करते थे। इवन फैमिली मेंबर्स क्लोज रिलेशन आर इन्वॉल्व इन दी, और ये सब अवेयरनेस में फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बोलते हैं कि ऐसे करो, ये अच्छा है, ऐसे करना चाहिए, ये सही होगा। ठीक है, क्लोज रिलेशंस है जिसके साथ, वो लोग बोलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन स्कूल टू प्रोवाइड अवेयरनेस। और सेक्सुअल एजुकेशन इसलिए क्लास 9-10 से ही स्टार्ट कर दिया गया, 8-9-10 से ही स्टार्ट कर देते हैं ताकि बच्चों को भी धीरे धीरे पता चले। ओके,
प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, उससे चेंजेस रिलेटेड के बारे में, क्या सेफ है, क्या हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, एड्स क्या है, इन सब के बारे में बताया जाता था, ठीक है। और ये पहले गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ। ओके, नाउ लेट्स कम टू एमनिसेंटेसिस। क्या है ये? क्या है ये? देखो क्या है इसमें, क्या होता है कि मेनली इसको यूज, ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम फीटस में क्रोमोसोमल कोई डिसेबिलिटी, मतलब क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, सब फंक्शनली ठीक तो है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, एमनियोसेंटेसिस से। लेकिन इसका एक यूज भी होता है, इससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, लड़का है या लड़की है। अगर पहले के टाइम में अगर लड़की है तो अबॉर्ट कर देते थे यही वाला प्रोसेस करके, और लड़का है तो ठीक है। तो इसका एक अच्छा यूज है कि हम लोग पहले जान जाएंगे कि एबनॉर्मेलिटी अगर है तो ठीक है, इसको अबॉर्ट करना इज गुड, ठीक है। लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है लड़कों लड़कियों में, ठीक है। It is a type of technique used to find out chromosomal abnormalities in developing embryo। जो developing embryo है उसमें क्या chromosomal abnormalities है उसको चेक करने के लिए ये यूज करते हैं। कैसे चेक करते हैं? एमनायोटिक फ्लूइड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं पढ़ाई थी एमनायोटिक फ्लूइड क्या होता है। देखो, जब बच्चे अपने माँ के पेट में रहते हैं तो वहां पे जो यूटेरस में जब रहते हैं तो वहां पे एमनायोटिक फ्लूइड रहता है जो शॉक वगैरह से बचाता है। तो फीटस मतलब जो एम्ब्रॉय है वहां से एमनायोटिक फ्लूइड लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या नहीं, ठीक है। एमनायोटिक फ्लूइड से ये टेक्निक होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो मिस यूज टू चेक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसा बताया मैंने, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनायोटिक फ्लूइड। क्रोमोसोमल जैसा पैटर्न है उसमें से पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है। सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के आसपास रहता है क्या? एमनायोटिक फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये तो इतना समझ आ गया क्या है एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या है और बर्थ कंट्रोल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। Improved quality of life of people, increased health facilities and better living condition has an explosion impact on explosion of population। जो improved quality है लाइफ का, increased health facility है, better living condition है, उसके बाद भी कुछ explosion है पॉपुलेशन में, ठीक है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ज्यादा जो डिक्लाइन हो रहा है डेथ रेट में, डेथ रेट कम हो रहा है, ठीक है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मैटरनल मतलब जो माता पिता है, मदर 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 है, उनमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ, ठीक है, किसी रीजन में एक पीरियड में कितना डेथ हो रहा है, ओके। तो मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो यही प्रॉब्लम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको कैसे हम रोकें, इसके लिए कुछ मेजर्स लेंगे, ठीक है, कुछ स्टेप्स लेंगे। चल, फर्स्ट स्टेप है यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना, ठीक है। एजुकेटिंग पीपल अबाउट
डीमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, लार्ज फैमिली होने से क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ फैमिली को ही नहीं बाकियों को भी फेस करना पड़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल, और जो मतलब बाल विवाह मान लो, ऐसा कम एज में लड़कों या लड़कियों की शादी नहीं करना चाहिए, लेट से होगा तो ठीक है, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंसेप्टिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रन, ठीक है, इंसेंटिव देना चाहिए, जिसका 1 और 2 बच्चे हैं तो उससे भी पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकता है। चल नेक्स्ट, अब आएंगे हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पहले क्या है देखो, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स कुछ चीजें का यूज करेंगे ताकि रिप्रोडक्शन फ्यूजन ना हो पाए ओवम और स्पर्म का, और रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस में जो है फ्यूजन होके जाइगोट बनाना, फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं। आओ देखते हैं क्या है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, पहले तो वो फ्रेंडली होना चाहिए, आराम से उसको यूज कर पाए, ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव हो, ऐसा हो कि यूज किए फिर भी फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो कोई काम का नहीं है, तो इफेक्टिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल होना चाहिए और इसका बहुत कम साइड इफेक्ट हो या तो ना हो, ठीक है, बहुत कम हो या तो ना हो। नो वे इंटरफेयर्स विद सेक्सुअल डिजायर्स और सेक्सुअल एक्ट्स, जो सेक्सुअल डिजायर है उसमें कोई इफेक्ट ना हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो, इसको भी दिमाग में रख के यूज करना चाहिए, ठीक है, मतलब वैसा ही चीज हम लोग बनाते हैं ताकि कोई सेक्सुअली कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। Contraceptive method could be divided into few categories. Let's come to the categories. पहले तो ये कुछ कैटेगरीज है, ये तो कुछ कैटेगरीज है, इसी में से कोई एक यूज करेंगे तो हो पाएगा, ये डिपेंड करना है कि कैसा चाहिए, ठीक है, मैं बताती हूँ कैसा क्या चाहिए। फर्स्ट इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, बताऊंगी क्या होता है इसमें। सेकेंड इज बैरियर मेथड, थर्ड इज आईयूडी, इंटरा यूटेराइन डिवाइस, ये यूटेरस में इंसर्ट करके यूज करते हैं आईयूडीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरा यूटेराइन डिवाइस, ओके। फोर्थ वन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फिफ्थ वन इज इंजेक्टेबल्स, सिक्स्थ इज implants, and seventh is सर्जिकल मेथड। देयर आर 7 मेथड्स, ठीक है, 7 मेथड है जिससे क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब नेचुरल मेथड पे आते हैं। Natural method work on the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting. Naturally हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या हो, ओवम और स्पर्म का मीटिंग ना हो पाए, ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, इसमें कोई पील्स कुछ नहीं, कोई मेथड नहीं, बस ये नेचुरल मेथड है कि नेचुरली हम रोक सकते हैं, ओके। इट इंक्लूड्स पीरियोडिक
abstinence. Okay, the couple avoid coitus from 10 days, from day 10 to 70 of menstrual cycle, as chances of fertilization are very high during this period, and this is called fertilized period, fertile period. Okay, पहले क्या होता है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में क्या कहते हैं, जो कपल्स होते हैं वो मेनली फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल डे का जो 10th टू 17th डे रहता है उसके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स बंद कर देंगे, ताकि उसी टाइम ओवा का ज्यादा रिलीज होने का चांसेस रहता है, तो उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स बंद कर देंगे ताकि मीटिंग ना हो पाए, बट इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव. ओके, फर्स्ट तो ये हो गया. सेकेंड है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस. इसमें क्या होता है, मेल पार्टनर विड्रॉस पेनिस फ्रॉम वैगाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन. क्या होता है, इसमें जो मेल पार्टनर रहता है वो इजैकुलेशन के पहले क्या करता है, वेजाइना से अपना पेनिस रिमूव कर लेता है, ताकि स्पर्म अंदर ना जाए और क्या ना हो पाए, फर्टिलाइजेशन ना हो पाए. नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, लैक्टेशनल एमनीरिया. Absence of menstrual cycle after parturition and due to intense milk feeding and no ovulation, this period chances of fertilization is nil. इसमें क्या है, लैक्टेशन एमनीरिया में जब बच्चा जन्म लेता है तब से लगभग 6 महीने तक मिल्क प्रोड्यूस होता है और ओव्यूलेशन नहीं होता है. 6 महीने तक ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं और फर्टिलाइजेशन का होने का चांस एकदम नील रहता है. ठीक है, लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं कि 6 महीने तक हो, 5 महीने तक भी हो सकता है, तो ये भी बहुत कम चांसेस है इसमें. ठीक है, नाउ लेट्स कम्स टू नेक्स्ट. बैरियर मेथड. ये देखो, एक मिनट रुक. फर्स्ट मेथड है ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. ये हो गया फर्स्ट मेथड. ठीक है, फर्स्ट मेथड ये नहीं हो रहा है. ये था फर्स्ट वाला मेथड. ठीक है, ये था फर्स्ट मेथड. इस मेथड के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड था. फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकेंड इज विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, और थर्ड वन इज लैक्टेशन एमनेरिया. इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, फर्स्ट मेथड को. ठीक, और अब ये है सेकेंड मेथड. ये है सेकेंड मेथड. आओ देखते हैं इसमें क्या है. In barrier method, ovum and sperm are prevented from physical meeting with help of barrier. क्या होता है, बैरियर मेथड्स में ओवम और स्पर्म को दूर रखने में कुछ मेथड का यूज करते हैं, बैरियर्स का यूज करते हैं. बैरियर्स में क्या क्या बैरियर्स है मैं नेक्स्ट बताती हूँ. बैरियर मेथड में बैरियर का यूज करते हैं, मतलब एक बीच में बाउंड्री ले लेते हैं, ऐसा कुछ. ठीक है, ताकि वो दोनों मीट ना कर पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए. देखो इसमें क्या क्या है. फर्स्ट वन इज कॉन्डम फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों के लिए कॉन्डम है. ठीक है, फिर इंटरा यूटेराइन डिवाइस है, फिर ओरल पील्स है,
देखो, बैरियर मेथड में मेनली कॉन्डम्स है, ठीक है, बैरियर मेथड में कॉन्डम्स, ओके, इसी के बारे में पढ़ेंगे। बैरियर में जो मतलब बीच में बैरियर का काम करता है वो है कॉन्डम्स। देखो, condom for male used by male, barrier made of rubber or latex sheet used to cover the penis or cover the penis. It also prevents from STDs, ठीक है, बोल रहा है कि कॉन्डम है जो मेल के लिए वो क्या होता है, लेटेक्स का बना रहता है या तो रबर का बना रहता है, और वो क्या करता है, पेनिस को कवर करता है। पेनिस को कवर करने के बाद इंटरकोर्स करेंगे, ठीक है, वो बैरियर का काम करता है, जिसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, और ये एक डिजीज से भी बचाता है, एसटीडीज से, ठीक है। नेक्स्ट, फीमेल्स के लिए क्या है बैरियर, देखो, फीमेल फॉर, यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है, कॉन्डम फॉर फीमेल्स जो वेजाइना को कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायफ्राम, cervical cap bolts are the barrier method made up of rubber that is inserted into the female reproductive tract during coitus. कॉन्डम के अलावा भी मेल के लिए सिर्फ मेल कॉन्डम होता है, लेकिन फीमेल के लिए फीमेल कॉन्डम से बैरियर मेथड में। डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट्स है, ठीक है, जो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करते हैं ताकि क्या हो पाए, मीटिंग ना हो पाए, मेल और फीमेल जो स्पर्म है जो ओवा है उसका मीटिंग ना हो पाए, ठीक है। और स्पर्मिसाइडल क्रीम्स यूज करते हैं, जेलीज यूज करते हैं, फोम्स यूज करते हैं, यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इस बैरियर्स के साथ और कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्या क्या, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, ठीक है, ताकि क्या हो, एफिशिएंसी कम हो जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट बढ़े, और जो फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट है वो कम हो जाए, फर्टिलाइजेशन एकदम नील खत्म, जीरो हो जाए, ओके। आओ एडवांटेज देखते हैं बैरियर मेथड का। दे आर डिस्पोजेबल, पहले तो ये डिस्पोजेबल होते हैं, आराम से डिस्पोज हो जाते हैं। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, ये खुद से इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें किसी डॉक्टर, किसी नर्स, किसी वेल ट्रेन नर्स का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये रीयूजेबल होता है, इसको बार बार यूज भी कर सकते हैं हम लोग। प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, जैसा बताया मैंने। नेक्स्ट, अब हम लोग, ये थर्ड मेथड है, ठीक है, दिस इज द थर्ड मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओके। Inserted by doctors. Intrauterine device are inserted by doctor or trained nurse into the female uterus through vagina. Okay? पहले तो ये डॉक्टर इंसर्ट करेंगे या ट्रेंड नर्स इंसर्ट करेगी, कहाँ पे, वेजाइना में, ओके। आईयूडीज में भी नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, कुछ नॉन मेडिकेटेड भी रहते हैं, जैसे कि लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, copper T, copper 7, multiload 375, okay, and some hormone releasing IUDs are progesterone, LNG20. IUDs increase the phagocytosis of sperm in uterus and the copper reduce the motility and fertility capacity of sperm. पहले तो क्या होता है, IUD क्या करता है, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस बढ़ा देगा, ठीक है, उससे वो फिर रिप्रोड्यूस कैपेबल नहीं हो पाएगा कि उसको फ्यूज करके रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। और कॉपर क्या करता है, मोटिलिटी कम कर देता है, मोटिलिटी जितना ज्यादा है स्पर्म का, जितना ज्यादा होता है वो उतना जल्दी जाके रिप्रोड्यूस कर पाता है, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर मोटिलिटी कम कर दे रहा है, ठीक है, मोटिलिटी कम कर दिया तो अब वो कैपेबल नहीं है कि वो जाके फ्यूज कर सके, ओके। The hormone releasing IUD make the uterus unsuitable.
और अगर मान लो कि फर्टिलाइज हो गया लेकिन यूटेरस को इतना अनसुटेबल बना देगा कि वहां पे जाके इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड द cervix hostile to the sperm, ठीक है। It is ideal for female who wants to delay pregnancy and spacing between two children। और ये उन लेडीज के लिए अच्छा है जो 2 बच्चों का स्पेस चाहती हैं, एक अभी हुआ तो अभी कुछ साल बाद दूसरा चाहिए, तो वो ये सब मेथड यूज कर सकती है। और जो अपना प्रेगनेंसी डिले करना चाहती है वो लोग भी इसको यूज कर सकती हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग 4th वन में आएंगे, ठीक है। ओरल पील्स। Pills are progesterone or progesterone estrogen combination used by female इन फॉर्म ऑफ टैबलेट। ये पील्स क्या चीज से बना रहता है, या तो प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन दोनों से मिलकर बना रहता है। और इसको कौन यूज करता है, फीमेल्स यूज करती है। They inhibit ovulation and implantation as well as change the quality of cervical mucus। ये क्या होता है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस को रोक सकता है, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को रोक सकता है। कैसा पील है वो डिपेंड करता है कि कौन किसको रोकेगा, वैसा पील जैसा आप चाहेंगे वैसा मिलेगा आपको। अगर ओव्यूलेशन रोकना है उसके लिए पील्स है, इम्प्लांटेशन रोकना है उसके लिए पील्स है, ठीक है। और क्वालिटी जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है उसको क्वालिटी को डिग्रेड चेंज कर देती है, ठीक है। टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म के एंट्री को बंद करने के लिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोस्टेजोन estrogen combination within 72 hours of coitus is found to be very effective as emergency contraceptive। अगर इंटरकोर्स हुआ, फ्यूजन हो गया, उसके 72 आवर्स के अंदर ये वाले पील्स अगर ले रही हैं लेडीज तो ये बहुत इफेक्टिव है, तब एबॉर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग 4th पे आते हैं, 4th हो गया, 5th पे आएंगे। 5th है सर्जिकल मेथड। This method is also called sterilization, स्टरलाइजेशन। 5th मेथड पे आते हैं, सर्जिकल मेथड। इसको क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड एज टर्मिनेशन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल एंड फीमेल बोथ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एनीमोर। अब बच्चा चाहिए ही नहीं, मतलब अब हो गया 1-2 जो भी है, अब नहीं चाहिए, तो ये वाला मेथड यूज करते हैं जो परमानेंट रोक देता है, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट है। फर्स्ट वन इज वॉसेक्टोमी, ठीक है। वॉसेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड इन मेल। अ स्मॉल पार्ट ऑफ was difference is removed or tied up through a small incision on the scrotum to prevent release of sperms। okay? क्या होता है वॉसेक्टोमी में, पहले तो वॉसेक्टोमी मेल में होता है, ठीक है, सर्जिकल मेथड से होता है, ऑपरेशन टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक वॉस डिफरेंस था, याद है, नहीं याद है तो जाके देखना, याद आ जाएगा। वॉस डिफरेंस को काट के बांध देते हैं, ठीक है, उसको काट के बांध दिए, उसके बाद क्या होता है, स्पर्म आता ही नहीं है, ना स्पर्म आएगा ना कुछ फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। देखो ये वॉस डिफरेंस को कैसे काट के बांध दिए हैं, दिख रहा है, ऐसा, इसको वॉसेक्टोमी, ये मेल में होता है। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी, जो फीमेल में होता है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, सर्जिकल मेथड इन फीमेल्स इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड सर्जिकली। सर्जिकली ऑपरेशन करके क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का कुछ पार्ट काट के निकाल देते हैं। अब वहां से ओवर पास ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइज कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें कैसे हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब को कैसे काट के बांध दिया। अब इधर से ओवर रिलीज भी होगा तो जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा,
नहीं जा पाएगा, फ्यूजन ही नहीं होगा फिर, ठीक। फीमेल में होता है, देखो मेल में ट्यूबेक्टोमी, सॉरी, मेल में वॉसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, बहुत कम चांसेस है कि ये फिर से जुड़ सके, बहुत नामात्रा में चांस होता है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। लेट्स कम टू साइड इफेक्ट्स। It is very important that selection of contraceptive method should be taken used the consultation, पहले डॉक्टर के सलाह के बाद ही हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, अगर वो जो बोला तो वही लेना है, नहीं तो साइड इफेक्ट होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। दे हैव इल इफेक्ट्स लाइक नोजिया, नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकता है, इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकता है, और ब्रेस्ट कैंसर भी होने का चांसेस है, इसीलिए कंसल्टेशन के बाद ही लेना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आएंगे आएंगे हम्म एमटीपी, ओके। एमटीपी क्या है, थोड़ा देखें। एमटीपी क्या है? एमटी है, अबॉर्शन जिसको बोलते हैं वही है एमटीपी, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, अबॉर्शन बोलते हैं जिसको, वही है एमटीपी। आप देखते हैं, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, मतलब अभी फुल्ली जो बेबी है वो मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, उसके पहले उसको मार देना, अबॉर्ट कर देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय अबॉर्टिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो ये ठीक है, थोड़ा हेल्पफुल है, ठीक है, हेल्पफुल है, लेकिन मैं इसका मिसयूज कैसे करते हैं लोग, अगर लड़की है तो अबॉर्ट कर दो, तो ये मिसयूज है इसका, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो ठीक है, चलता है, लेकिन इसका मिसयूज भी है। इन इंडिया एमटीपी इज लीगलाइज्ड इन 1971, ठीक है, 1971 में एमटीपी को लीगलाइज किया गया विथ सम रेस्ट्रिक्शन टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, ठीक है, कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शन भी है ताकि मिसयूज ना कर पाए लोग, सच एज इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स, मतलब वही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो लड़का लड़की में, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये 1970 में लीगलाइज्ड हुआ। एमटीपी इज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स के केस में भी इसको यूज करते हैं, ओके। व्हेन प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल टू मदर और फीटर्स, अगर हार्मफुल है माँ के लिए और बच्चे के लिए तब भी अबॉर्शन हो सकता है, एमटीपी करा सकते हैं। एमटीपी आर कॉन्सिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर, पहला 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है, अगर पहला 3 महीने के अंदर एमटीपी करा रहे हैं, अबॉर्शन करा रहे हैं, तो इट विल बी सेफ। अगर उससे ज्यादा टाइम में करा रहे हैं तो वो सेफ होने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है, अनसेफ रहता है, ठीक है, 12 वीक्स तक। सेकेंड ट्राई सेमेस्टर आर मच रिस्कियर, बहुत ज्यादा रिस्कियर रहता है। सेकेंड ट्राइस मतलब 3 महीने के बाद, जो 4 और 6 के बीच का जो टाइम है, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का।
जिसको एसटीडी बोलते हैं। इसके बारे में आओ देखेंगे। डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से कोई बीमारी फैल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। ओके, और उसको वेनरल डिजीज भी बोलते हैं या फिर उसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ओके, सम कॉमन एसटीडीज आर, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, यहाँ पे ए नहीं होगा, सिर्फ हेपेटाइटिस बी होता है। ओके, और एड्स, ये सब बीमारी क्या है? जो सेक्सुअली स्प्रेड होते हैं, सेक्सुअली फैलते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग। ये ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस बी और क्या एक तो एचआईवी, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअली ही फैलते हैं। अगर आप कॉमन रेजर यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन यूज कर रहे हैं तो भी फैलता है। अगर एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको हुआ है ये प्रॉब्लम, वो अगर रेजर यूज किया, उसका कहीं कट लग गया और फिर वो रेजर आप यूज कर रहे हैं, आपका उसमें कट लग जा रहा है तो ब्लड फ्यूज हो रहा है, तब फैल सकता है। इंजेक्शन अगर उसका यूज करके आप दूसरे में यूज करेंगे, उसको फैल सकता है। ठीक है, तो एचआईवी और हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन शेयर करने से, नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर करने से भी फैलता है। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से फैल सकता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस से भी क्या हो सकता है? फैल सकता है। एक्सपेक्ट जेनाइटल हर्प, except genital herp, HIV and hepatitis B are ये जेनाइटल हर्प को छोड़ के, ये बीमारी को छोड़ के HIV, हेपेटाइटिस बी कंप्लीटली क्या है? क्यूरेबल है, मतलब वो ठीक हो सकता है। सिर्फ जेनाइटल हर्प ही है जो ठीक नहीं हो सकता है। अगर HIV, ये सब प्रॉब्लम अगर हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर ले, जल्दी पता चल जाए, इसका सिम्टम्स पता चल जाए कि ये बीमारी है, जल्दी अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए, तो ये ठीक हो सकता है। इसका चांसेस है ठीक करने का, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ तो। ठीक है, टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ STD आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज it could lead to complication later which include pelvic in। पहले तो अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है ये सब डिजीज के लिए, नहीं तो अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा बाद में। इसमें क्या क्या हो सकता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, इनफर्टिलिटी का भी केस आता है, इवन कैंसर भी हो सकता है इससे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ओके, नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ STD कैन बी प्रिवेंटेड। ये STD का जो इन्फेक्शन है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स। ठीक है, अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर से सेक्स नहीं करना। ठीक है, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस के टाइम कॉन्डम यूज करना चाहिए। गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर इन केस ऑफ डाउट फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नाइज्ड। अगर ऐसा कुछ अर्ली डिटेक्शन हो रहा है, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि
इनफर्टिलिटी क्या है? व्हाट इज इनफर्टिलिटी? The couple which are unable to reproduce children in spite of unprotected sexual cohabitation are called infertile. अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी हो रहा है, फिर भी फ्यूजन नहीं हो रहा है, फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी बोलेंगे। द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी फिजिकल कॉन्जेनाइटल्स डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजीज है जिससे क्या हो सकता है, जो इनफर्टाइल कपल है वो भी फर्टाइल हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजीज है जिसके साथ, ठीक है। देखो, infertile couples may be assisted to have children through certain special techniques commonly called assisted reproductive technologies, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी से बच्चे ले सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। which includes in vitro fertilization, IVF। in vitro fertilization एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, in vitro fertilization outside the body followed by embryo transfer, which is commonly called test tube baby program। the ovum from the wife donor and sperm from the husband donor या donor are collected and induced to fertilize in laboratory condition। इसमें क्या होता है कि बॉडी के नहीं, बाहर लैब्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। अगर मान लो कि फीमेल का जो यूटेरस अनसुटेबल है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, उसके लिए कुछ तो करना होगा, तो मदर से उसका ओवर निकाले, मेल से जो फादर है उससे स्पर्म निकाले और उसको लैब में फ्यूज कराए, कुछ दिन तक वहां ग्रो कराए और फिर मदर के यूटेरस में इंसर्ट कराए, ठीक है, ऐसा करते हैं इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। इसको एक और नाम से भी बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम बोल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, लैब में हो रहा है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जाइगोट इंफ्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, इसमें क्या होता है, दी जाइगोट और अर्ली एम्ब्रॉय जब तक एग ब्लास्टोमस फॉर्म करता है, ठीक है, could be transferred into fallopian tube called ZIFT। zygote infrafallopian transferred and embryo with more than 8 blastomeres। अगर 8 है या 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर फॉर्म हो गया बाहर, जो हम लैब में कराए थे, उसके बाद क्या करते हैं, ये ब्लास्टोमेयर को उठा के फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करते हैं फीमेल के। अब उसके बाद वहां पे जाके आगे का जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है मदर के यूटेरस, मदर के अंदर होगा, ठीक है। जिफ्ट में पहले तो FIV में, IVF में क्या हुआ, ओवा और स्पर्म को बाहर मीट कराए, ठीक है, उसके बाद उसको फाइलोपियन ट्यूब में डाले, किस प्रोसेस से, जिफ्ट के प्रोसेस से। जाइगोट इंट्रा होगा, यहाँ पे इंफ्रा नहीं होगा, यहाँ पे T है, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर से, ठीक है, इंट्रा नॉट इंफ्रा। और है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब क्या करेंगे कि फाइलोपियन ट्यूब के जगह क्या करेंगे, डायरेक्ट यूटेरस में इंसर्ट करेंगे जो भी डेवलप फीटस जाइगोट था, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर्ड इनटू यूटेरस टू कंप्लीट द फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रॉय फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल within the female also could be used such transfer to assist those female who cannot conceive। जो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती उनमें ये करते हैं, बाहर फ्यूजन कराए और फिर
यूटेरस में जाके इसको इंसर्ट कर दिया। अब बाकी का डेवलपमेंट का प्रोसेस यूटेरस में हो रहा है। फाइलोपियन में होगा तो जिफ्ट, यूटेरस में होगा तो आईयूटी, ठीक है। और गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ गैमेट कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर ऑफ फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु डू नॉट रिप्रोड्यूस ओवम। देखो इसमें क्या हो रहा है कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर में क्या हो रहा है, डोनर से कलेक्ट किए गैमेट और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जाके इंसर्ट कर दिए, ठीक है। उससे क्या होगा, फीमेल का ओवा तो प्रोड्यूस हो रहा है। देखो मेल का अगर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो किसी डोनर से स्पर्म लिए फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जाके उसको रिलीज किया, वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, गिफ्ट, GIFT, ओके। उसके बाद है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, specialized produced to form an embryo in laboratory in which sperm is directly injected into ovum। ओवम को, स्पर्म को लिया और फिर ओवम में डायरेक्टली इंजेक्ट किए, ठीक है। इस प्रोसेस में ICSI में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, इनफर्टिलिटी केसेस इन विच मेल पार्टनर इज अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म आर ट्रीटेड बाय दिस टेक्निक इन विच semen collected from the donor is artificially introduced into the vagina। यहाँ पे मेल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करा पा रहा है तो किसी डोनर से स्पर्म लिए और वेजाइना में उसको डाले, और या तो यूटेरस में डाले, और वहां उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instruments। ये बहुत ज्यादा जो ट्रेन डॉक्टर हैं, जो ट्रेन नर्स है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, वो लोग करते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब कोई नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। therefore their benefits are limited to certain countries and people। और इसका ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, उसमें भी ना होने का भी चांसेस रहता है। तो इतना बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च होता है और ना होने का भी चांसेस रहता है, लेकिन एक है कि हाँ हो सकता है, ठीक है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर प्रिवेंट द एडॉप्टेशन ऑफ दिस मेथड। इमोशनली कि किसी डोनर को ले रहे तो वो कैसे मेरे बच्चे का पिता होगा, मतलब उसका जो भी है जीन वगैरह कैसे आएगा, ये सब। सोशली कि नहीं वो किसी दूसरे कास्ट का है अगर डोनर, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। तो कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक मैप लेके आई हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का यहाँ पे डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स। क्या क्या एस्पेक्ट्स था, सोशली, बिहेवियरली, जो भी था, इमोशनली, ठीक है। प्रॉब्लम्स फिर आते हैं एमटीपी में। एमटीपी का इंपॉर्टेंस क्या है, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी हो रहा है अगर, या फिर किसी रेप वगैरह का जो भी होगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये इलीगली भी मिसयूज किया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस का, लड़का लड़की को डिटेक्ट करने के लिए। एसटीडी क्या था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, डिजीज ट्रांसमिट थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या एग्जांपल है इसका, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प, HIV, गोनोरिया, सिफिलिस, ओके। अब एमनियोसेंटेसिस क्या है, पॉजिटिवली एप्लीकेशन क्या है, ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि कोई डिजीज है या नहीं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसका नेगेटिव एप्लीकेशन क्या है, ये फीमेल्स को अबॉर्ट करने का मतलब जो बेबी चाइल्ड है, जो गर्ल चाइल्ड है, उसको अबॉर्ट करने के लिए मेनली यूज लोग करने लग जाते हैं, तो इसका ये मिसयूज है, ओके। देखो अब आते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड में। सर्जिकल मेथड में दो टाइप्स था, वॉसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वॉसेक्टोमी मेल के लिए, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस था, नॉन मेडिकेटेड जैसे लाइप लूप, कॉपर रिलीजिंग IUD जैसे कॉपर TCU7, हार्मोन रिलीजिंग IUD जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, LNG20,
ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कंटेन करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करते हैं, इजेस्ट्रॉन कंटेन करते हैं, जो इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। ठीक है। बैरियर मेथड में क्या था, कॉन्डम्स का यूज, डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्व, स्पर्मिसाइड जेलीज, क्रीम्स, फोम्स का यूज करके क्या करते थे, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को रोक रहे थे। ठीक है। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव में क्या देखे थे टेक्नोलॉजीज में, जिफ्ट देखे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ICSI देखे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, IUT देखे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, गिफ्ट देखे, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, और कुछ फीमेल्स के द्वारा, ये सब तो फीमेल्स के द्वारा ही यूज होता है। ठीक है। और इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसमें और भी था, पहले तो ये देखे बैरियर के बाद था कोइटस इंटरप्टस, सबसे पहले जो देखे थे डे 10 to day 17, लैक्टेशन एमनेरिया, ये सब देखे थे। ठीक है। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस लैक्टेशन एमनेरिया बताया मैंने। ठीक है। ये मैप से आप लोग एक बार देखना। आज के लिए इतना ही बहुत हुआ, पूरा चैप्टर खत्म, अच्छे से एक एक वर्ड मैंने बताया, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कैसे है। ठीक है। चलो।